हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का प्रथम मॉडल का उत्तर देख रहे थे, जिसमें प्रश्न संख्या 4 तक देखे थे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 से देखेंगे इसका उत्तर को। देखिए, तो देखेंगे बच्चों कि ईंधन सेल क्या है। साधारण सेल की तुलना में H2O2 ईंधन सेल के दो लाभ का वर्णन कीजिए। तो देखिए बच्चे, ईंधन सेल किसे कहते हैं। ईंधन सेल एक प्रकार की गैल्वेनिक सेल है जिसमें H2 मेथेन, एथिल अल्कोहल आदि ईंधनों के दहन से उत्पन्न ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जैसे कि H2O2 ईंधन सेल एक इसका उदाहरण है। अब इसके क्या क्या लाभ हैं बच्चों, तो देखिए इसके निम्नलिखित लाभ हैं। पहला है कि H2O2 ईंधन सेल में साधारण सेलों की तुलना में बहुत कम या नगण्य प्रदूषण उत्पन्न होता है। दूसरा है बच्चों कि H2O2 ईंधन सेल की दक्षता 70 से 80% साधारण सेलों की तुलना में बहुत अधिक होती है, जिसकी क्षमता है बच्चों 70 से 80% अधिक होती है। इसमें एक अलग प्रश्न है दूसरे नंबर से कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है, तो निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। ध्यान से समझेंगे बच्चों कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। इसकी डिफिनेशन है कि 25 सेंटीग्रेड ताप पर जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के 1 मोलर विलयन में डुबोने पर धातु की छड़ और विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। एक बार इसको थोड़ा सा समझते हैं बच्चों। कह रहे बच्चों कि 25 सेंटीग्रेड ताप पर जब किसी धातु की छड़ को, मान लीजिए कि हमने एक धातु की छड़ इसमें डाल दिया, ये Zn है, क्या है Zn की है। अगर धातु की छड़ को उसी धातु के लवण में, इसमें कोई लवण डाला गया है, जो धातु है उसी का लवण भी होना चाहिए। तो मान लीजिए कि ZnSO4 इसका कोई लवण है। तो कह रहा है कि किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के 1 मोलर विलयन में डुबोने पर धातु की छड़ और विलयन के मध्य, ये धातु की छड़ और विलयन के मध्य में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, उसी क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे बच्चों, उसमें एक सवाल दिया था, ई सेल का मान दिया 1.1 वोल्ट और अब क्रिया ये हो रही है आपके सामने। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने निकल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ से Zn से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। एफ का मान होता है बच्चों 96,500 कूलाम मोल इनवर्स, ये फैराडे स्थिरांक होता है। और मानक गिब्स ऊर्जा यानी डेल्टा जी का मान पूछा जा रहा है आपसे, और सूत्र होता है डेल्टा जी बराबर -NF ई सेल से। तो देखिए यहाँ से माइनस सूत्र से यन का मान 2 दिया है, ये फैराडे स्थिरांक है जिसका मान होता है 96,500, ई सेल का मान दिया 1.1 वोल्ट। ठीक है, अब इसको मान रखने पर इसका उत्तर रहेगा जूल प्रति मोल में, और इसको गुणा कर दिया गया है 1.1 से 2 में, तो 2.2 हो गया है 96,500। फिर इसका मल्टीप्लाई किया गया तो 2000 इतना हो गया बच्चों। और फिर इसको क्या किया, किलो जूल में बदलने के लिए 1000 से भाग कर दिया गया है, तो ये 0.3 ऐसा इधर खिसक गया है, तो इसको उत्तर आएगा -212.3 किलो जूल प्रति मोल। अब हम लोग आगे देखेंगे बच्चों। आगे बच्चों प्रश्न है ख में कि प्रथम कोटि अभिक्रिया को समझाइए। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि 3/4 अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय उसकी अर्धायु का 2 गुना होता है। तो देखिए पहले समझते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक, कितना, केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ बच्चों एथिल एसीटेट है, H2O से क्रिया हो रहा है, तो यहाँ पे H3 कमल बन रहा है और एथेनॉल बन रहा है। वहां पे एक सवाल भी दिया था बच्चों आंकिक प्रश्न में, तो हम लोग मान लेंगे कि मानव प्रारंभिक सांद्रता A है, तो उसमें 3/4 खर्च हो रहा है। जो खर्च हो रहा था उसको 1 से प्रेजेंट करते हैं, तो बच्चों ये खर्च करेंगे तो 1 में से घटाएंगे 3/4, तो 1/4 बचेगा।
सूत्र होता है बच्चों टी बराबर 2.303 बटा में के लॉग ए बटा में ए माइनस एक्स से। यहां से हम लोग निकालेंगे बच्चों टी का मान, तो 2.303 और के को क्या रख दिया लॉग, पहले हमने मात्रा माना ए और ए माइनस एक्स का मान हम लोग यहाँ पे निकाला है 1/4 हुआ है। मैथ के नियमानुसार ये चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा log 4। बच्चों log 4 को लिख सकते हैं log 2 के पावर 2, फिर ये log का नियम के साथ 2 पहले आ जाएगा, तो देखिए 2 log 2 हो गया है। यहाँ से जब t का मान हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे log 2 का मान होता है बच्चों 0.3010, ये 2 को हमने उधर रख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है तो हो गया है t बराबर 0.693 गुणे 2 बटा में के। यहाँ से हम लोग एक इक्वेशन प्राप्त होगा। इसके बाद से हम लोग सूत्र लगाएंगे दूसरा अर्धवायु की परिभाषा से, तो बच्चों टी हाफ बराबर होता है 0.693 बटा में के। इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 में समीकरण 2 से क्या करेंगे भाग लगा देंगे बच्चों, तो टी को भाग लगाएंगे टी हाफ से, किससे भाग लगाएंगे टी हाफ से। तो देखिए ये वाला पहले LHS के LHS में भाग होता है, RHS का RHS में होगा, तो ये वाला मान हमने रख दिया, इसको भाग लगाना इस वाले मान से। मैथ के अनुसार ये पलट जाएगी संख्या, ऊपर चली जाएगी और कटने के बाद आपको मिलेगा टी बराबर 2 गुणे टी हाफ, और जो क्या करना यही आपको सिद्ध करना था। आगे देखेंगे बच्चों, कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों के IPSC नाम लिखिए। जिसमें पहला का है बच्चों, इसका पहले का IPSC नाम होगा डाइक्लोरिडो 20 एथेन 1,2 डाइअमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। दूसरा है बच्चों, इसका IPSC नाम है आयरन 3, ये ऑक्सीकरण संख्या को प्रेजेंट करता है बच्चों, और ये जैसे 6 को हेक्सा बोला जाता है, CN को साइनो बोला जाता है, F को फेरेट बोला जाता है, हाक्सो साइनो फेरेट सेकेंड। इसी तरह तीसरा भी दिया है अथवा करके, इसका बच्चों हो जाएगा IPSC नाम हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। इसके बाद बच्चों है कि जैविक तंत्र या गुणात्मक विश्लेषण में उप सहसंयोजन यौगिकों के महत्व बताइए। समझेंगे हम लोग जैविक तंत्र क्या है, यानी क्या है उप सहसंयोजन यौगिकों का महत्व। तो देखिए इसके प्रमुख महत्व उपयोग है। पहला देखेंगे हम लोग कि क्लोरोफिल मैग्नीशियम का उप सहसंयोजन यौगिक है, जो पेड़ पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है बच्चों। आगे देखेंगे दूसरा है कि हीमोग्लोबिन आयरन का एक उप सहसंयोजन यौगिक है, जो जंतुओं के लिए ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है। आगे देखेंगे हम लोग गुणात्मक विश्लेषण में उप सहसंयोजन यौगिकों का महत्व। तो महत्व है बच्चों कि उप सहसंयोजन यौगिक गुणात्मक विश्लेषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए प्रथम समूह में Ag+1, Pb+2 तथा Hg2+2 आयन के क्रमशः AgCl, PbCl2, Hg2Cl2 के सफेद अवक्षेप बनते हैं, जिसमें AgCl अमोनिया विलयन से क्रिया करके डाइएमीन सिल्वर क्लोराइड का संकुल का रंगहीन विलयन बनाता है। जैसे रिएक्शन है बच्चों कि AgCl का क्रिया कराया गया अमोनिया से, तो ये देखिए बना है AgNH3 कह रहा है कि जबकि PbCl2 AgCl2 NH3 के साथ संकुल यौगिक नहीं बनाते हैं ये। आगे देखेंगे बच्चों, इसका घ प्रश्न है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है, DNA की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। देखेंगे बच्चों न्यूक्लिक अम्ल क्या है। कह रहा है न्यूक्लिक अम्ल एक महत्वपूर्ण जैव अणु है, जो प्रत्येक जीवित कोशिकाओं के केंद्रक या नाभिक में क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। ये सभी जीवों की आनुवांशिक सूचना संग्रहित करते हैं तथा प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के हैं बच्चों। पहला है राइबोन्यूक्लिक अम्ल RNA। RNA अणु में 4 क्षारक एडेनिन, ग्वानानिन, साइटोसिन तथा यूरेसिल होते हैं। इसमें राइबोस पेंटेन शर्करा उपस्थित होती है। दूसरा है बच्चों डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल DNA। DNA अणु में भी
4 क्षारक जैसे कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा थायमिन होते हैं। इसमें डीऑक्सीराइबोसोम, मोनोसैकेराइड, शर्करा आदि उपस्थित होती है। इसके बाद से बच्चों डीएनए की संरचना। सन 1953 ईस्वी में वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना द्विकुंडली संरचना प्रस्तुत की। द्विकुंडली संरचना के अनुसार डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लिक ओटाइड श्रृंखलाओं, 2 डीएनए स्ट्रैंडों से बना हुआ है, जो एक उभयनिष्ठ अक्ष के चारों ओर सर्पिलाकार या घुमावदार सीढ़ी के रूप में विपरीत दिशाओं में कुंडलित रहती है। दूसरा इसका पॉइंट है बच्चों कि सीढ़ी के पायदान पर एक स्टैंड के एडेनिन ए सदैव दूसरे स्टैंड के थायमिन टी के साथ 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा तथा ग्वानिन जी सदैव साइटोसिन सी 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा साथ जुड़े रहते हैं। देखिए बच्चों, तीसरा है कि हेलिक्स का व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम और संलग्न क्षार युग्म के बीच की दूरी होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये डीएनए की द्विकुंडली संरचना मैंने बताया है आपको, ये किताब से भी एक बार इसको देख लीजिएगा। आगे बच्चों तीसरा प्रश्न है कि प्रोटीन की प्राथमिक एवं द्वितीयक संरचना की व्याख्या कीजिए। तो देखिए प्रोटीन की प्राथमिक संरचना क्या है। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना एमिनो अम्ल का एक रैखिक अनुक्रम है जो पेप्टाइड बंधों CONH द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, जैसे कि मोतियों की एक माला। कैसे बच्चों? जैसे कि मोतियों की एक माला। यह अनुक्रम N सिरे से C सिरे तक होता है। अतः प्रोटीन की प्राथमिक संरचना निम्न प्रकार है। देखिए बच्चों, यहाँ पे दिखाया गया है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को कि देखिए H2N है, CH, फिर CONH, CH, CONH, CH, फिर C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे बच्चों ये यहाँ पे जो दिखा रहा है ये क्या है? पहला N सिरा है, लास्ट वाला C सिरा है, और इसमें R1 है, R2 है और RN है। ये कह रहा है कि पेप्टाइड बंध को प्रेजेंट करता है। यहाँ पे R1, R2, R3 क्या है? एल्किल समूह को बताते हैं बच्चों। आगे देखेंगे बच्चों प्रोटीन की द्वितीयक संरचना क्या होती है। तो हाइड्रोजन आबंध के कारण प्राप्त पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की व्यवस्था को प्रोटीन की द्वितीयक संरचना कहते हैं। और यह संरचना भी 2 प्रकार की होती है बच्चों, जिसमें से बच्चों पहला है अल्फा कुंडलिनी, अल्फा हेलिक्स, दूसरा है प्लीटेड शीट बीटा। तो देखिए अल्फा को देखेंगे पहले हम लोग, अल्फा कुंडलिनी संरचना को। तो कह रहा है कि प्रोटीन की अल्फा हेलिक्स संरचना एक ऐसी संरचना है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला दक्षिणावर्ती पेंच के समान कुंडलित या मुड़ी रहती है। इसमें प्रत्येक एमिनो अम्ल के NH समूह कुंडली के अगले मोड़ पर स्थित C डबल बॉन्ड O समूह के मध्य हाइड्रोजन आबंध C डबल बॉन्ड O H सिंगल बॉन्ड N बनाता है तथा 2 लगातार आने वाले मोड़ों के मध्य 0.54 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। हाइड्रोजन आबंध अल्फा हेलिक्स संरचना की अस्थायीकरण में सहायक होते हैं और इस प्रकार की संरचना बाल, ऊन, नाखून में पाई जाने वाली प्रोटीन केरोटीन में पाई जाती है। अब बच्चों प्रोटीन की अल्फा हेलिक्स संरचना का जो चित्र है इसको भी आप बुक से एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद से बच्चों प्रश्न नंबर 6 है जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है कि हैलोएल्केन में एक अणु तथा द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। जो कि मैं इसका उत्तर प्रश्न कृपया 2 वाला देख लेंगे, 2 का अथवा मैं इसका बता दिया हूं मैं पहले इसी वीडियो इसके पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आएगा, जिसमें से पहला है बच्चों वुटज अभिक्रिया क्या है, दूसरा है वुटज फिटिंग अभिक्रिया, तीसरा फिटिंग अभिक्रिया, चौथा है हुन्स डीकर अभिक्रिया।
बेहद ही महत्वपूर्ण है, लगभग हर साल परीक्षाओं में देखी जाती हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे बूटाजब क्रिया क्या है। तो देखिए बच्चों, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हाइलाइट को सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर एल्केन बनती है और इस अभिक्रिया को बूटाजब क्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे एल्किल हाइलाइट को दिखाया गया है RX से और सोडियम से क्रिया करा रहे हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो एल्केन बनना है और सोडियम यहाँ पे हाइलाइट बनेगा। तो यहाँ पे देखिए एल्किल का मतलब होता है बच्चों CH3। क्या होता है बच्चों इसमें कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन की संख्या होती है कार्बन के दुगने से एक अधिक होती है, उसी को एल्किल कहा जाता है। और हाइलाइट किसको कहा जाता है कि जैसे कि क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, आइडो हो गया, ये वाला जो ग्रुप होता है बच्चों ये हाइलाइट होता है। तो इसने कहा है कि जब शुष्क ईथर के उपस्थिति में एल्किल हाइलाइट को सोडियम धातु से गर्म करने पर एल्केन बनता है। तो देखिए यहाँ पे 2CH3Cl + 2Na ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जा रहा है, तो एथेन बन रहा है और + 2NaCl बन रहा है। आगे देखेंगे बच्चों हम लोग कि बूटाजब फिटिंग अभिक्रिया करा कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में हेलोएरिन की एल्किल हाइलाइट से अभिक्रिया कराने पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनते हैं और इस प्रकार की क्रिया को बूटाजब क्रिया कहते हैं। देखिए बच्चों, ये क्लोरोबेंजीन है, इसकी एल्किल हाइलाइट से क्रिया कराए हैं CH3Cl से, सोडियम धातु भी है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हो रहा है, ये बन रहा है टालविन + 2NaCl जिसकी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है बच्चों। इसके बाद बच्चों देखेंगे हम लोग फिटिंग अभिक्रिया क्या है। तो कह रहे शुष्क ईथर की उपस्थिति में एरोमेटिक हाइलाइट या हेलोएरिन को सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर डाइफेनिल बनते हैं। अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन यहाँ पे है और सोडियम धातु की क्रिया करा रहे हैं। ये दोनों सोडियम आपस में सट जा रहे हैं, यहाँ से एक Cl ये एक Cl ये, यहाँ से 2NaCl बन जा रहा है और ये वाला जो बन रहा है सूत्र इसी को बोलते हैं बच्चों डाइफेनिल। आगे देखेंगे कि हुंस-डीकर अभिक्रिया क्या है। देखिए बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की उपस्थिति में वसा अम्लों को सिल्वर लवण की ब्रोमीन जल के साथ गर्म करने पर एल्किल ब्रोमाइड बनती है और इस प्रकार की अभिक्रिया को हुंस-डीकर अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। ये देखिए सिल्वर एसीटेट है, CH3COOAg + Br2 CCl4 की उपस्थिति में इसको गर्म किया जा रहा है, तो ये बन रहा है मेथिल ब्रोमाइड + AgBr + CO2। आज जो ये अभिक्रिया है क्या है, हुंस-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। आगे देखेंगे बच्चों कि क्यूमिन से फिनाल बनाने की विधि लिखिए और इसकी निम्नलिखित से रासायनिक समीकरण देना है। बच्चों, क्यूमिन की अभिक्रिया कराना है HNO3 से ब्रोमीन से और ब्रोमीन जल से NOH तथा CaCl3 से और जिंक चूड़ के साथ, तो ये क्या क्या बनेगा। देखिए सर, ये लेंगे भाग लेते कुछ डिस्टेंस नहीं ना भाई। अब देखेंगे बच्चों क्यूमिन से फिनाल का निर्माण। क्यूमिन को O2 से क्रिया कराने पर क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है, जिसे तनु H2SO4 के साथ क्रिया कराने पर फिनाल और एसीटोन में अपघटित हो जाता है। ध्यान समझेंगे बच्चों, ये क्यूमिन है जिसका सूत्र है बेंजीन के पहले सिरे पे CH सिंगल बॉन्ड से CH3, इधर भी CH3 है। फिर इसको O2 से क्रिया कराया धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये क्यूमिन बनना है बच्चों, जिसका यह CH3 फिर ऊपर सिंगल बॉन्ड से OH। फिर इसको फिर तनु H2SO4 से क्रिया कराया जा रहा है इसका उपस्थिति में, तो ये फिनाल प्राप्त हो रहा है और एसीटोन बन रहा है। आगे देखेंगे बच्चों, ये फिनाल के साथ निम्नलिखित की अभिक्रिया बताना है। तो हम लोग को फिनाल मिला है, फिनाल की अभिक्रिया को हम लोग देखेंगे। देखिए कि जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र HNO3 से क्रिया कराने पर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल या पिक्रिक अम्ल बनता है। ये देखिए फिनाल है, इसके सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र HNO3 से क्रिया कराया जा रहा है। ये जो बन रहा है सूत्र बच्चों, इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल बोला जाता है और या इसी को क्या कहा जाता है, पिक्रिक अम्ल भी बोला जाता है। और साथ ही में 3 जल भी बन रहे हैं। आगे देखेंगे बच्चों, कह रहा है कि ब्रोमीन जल से क्रिया। देखिए बच्चों, जो ब्रोमीन जल से क्रिया कराएंगे फिनाल की, तो बनेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल का सफेद अवक्षेप बनता है। अब देखिए बच्चों 2,4,6 यहाँ पे OH है, ये फिनाल है 2,4,6। अब क्या करेंगे, ये Br 3 ठो है,
इसको 2 4 6 पे जोड़ देंगे, इसी को लिखेंगे 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनाल, और यहाँ से बनेगा 3HBr। तीसरा है बच्चों कि NaOH तथा CH3 के साथ क्रिया, करें कि इस सब क्रिया में सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। तो अब क्रिया देखिए, फिनाल है 3NaOH प्लस CH3 से क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराया गया है। तो ये देखिए बनेगा सैलिसिलिक एसिड का एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, तो वो चाहे पहले वाली जगह पे क्या जोड़ेंगे CHO, और साथ में बनेगा 3NaCl प्लस 2H2O। तो देखिए बच्चों, रिएक्शन याद करने के पहले तो आपको सूत्र याद होना ही चाहिए, नहीं तो बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए। इसके बाद है बच्चों चौथा है कि जिंक चूड़ के साथ क्रिया। देखिए जिंक चूड़ के साथ गर्म करने पर बेंजीन बनता है। ये देखिए OH है, क्या करेगा कि इस OH को हटा देगा यहाँ से, तो ये बन जाएगा बेंजीन, और ये जब यहाँ से हटाएगा तो यहाँ बन जाएगा ZnO। आगे प्रश्न बच्चों कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको कि कोल्बे अभिक्रिया क्या है, रायमंड टीमान अभिक्रिया क्या है, विलियम संश्लेषण क्या है, और फिडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है। इसको भी हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। आगे बच्चों कि कोल्बे अभिक्रिया, फिनाल को क्षार NaOH की उपस्थिति में CO2 के साथ, किसके साथ, CO2 के साथ, और कितना गर्म करना है, तो 180 से 200 सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर बच्चों सोडियम सैलिसिलेट बनता है, और इसे तनु HCl से अम्लीकृत करने पर सैलिसिलिक अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया को कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ फिनाल है, इसकी क्रिया कराया गया CO2 से NaOH की उपस्थिति में 180 से 200 सेंटीग्रेड तक गर्म किया गया है, तो ये बना है सोडियम सैलिसिलेट। अब पुनः इसको क्या किया गया कि तनु HCl से क्रिया कराने पे ये बना है बच्चों सैलिसिलिक अम्ल, जिसका सूत्र आप देख सकते हैं, यहाँ पे OH है, यहाँ पे COOH है। आगे देखेंगे बच्चों हम लोग कि रायमंड टीमान अभिक्रिया क्या है। बच्चों आप अपनी मेहनत को इतनी धार दीजिए और ऐसी लकीर खींचिए जो आने वाली पीढ़ी के लिए नजीर बन जाए, और इतना खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए, घूमना फिरना बंद करिए बच्चों। ये पेपर का दौर है, ये आप पहली बार पेपर दे रहे हैं और आखिरी बार भी दे रहे हैं, तो ऐसा दीजिए कि आने वाली पीढ़ी के लिए नजीर बन जाए। इसी में हम अगला प्रश्न देखते हैं कि रायमंड टीमान अभिक्रिया क्या है कि जब फिनाल को NaOH तथा क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड या सैलिसिलिक अम्ल बनता है, और इस प्रकार की क्रिया को रायमंड टीमान अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। तो देखेंगे हम लोग बच्चों, ये फिनाल है, ये 3NaOH के साथ क्रिया हो रहा है, तो बनना है CaCl3, और फिर क्या बनना है सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनना है प्लस 3NaCl बनना है प्लस 2H2O बन रहा है। इसके बाद देखिए फिनाल की पुनः क्रिया कराया गया 4NaOH से CCl4 से, तो ये बनना है क्या सैलिसिलिक अम्ल और 4NaCl प्लस 2H2O। अगला रिएक्शन है बच्चों की फिडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है, तो कह रहा है कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एरोमेटिक यौगिक जैसे कि बेंजीन हो गया, एलिसॉल हो गया आदि के बेंजीन रिंग से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल या एसिल समूह से प्रतिस्थापित करने की क्रिया को फिडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया होता है बच्चों। देखिए बेंजीन है और ये मेथिल क्लोराइड है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया हो रहा है, ये टॉल्यूइन बन रहा है प्लस HCl बन रहा है। फिर पुनः दूसरा देख लीजिए कि बेंजीन है, ये एसिटिल क्लोराइड है CH3COCl, और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हो रहा है बच्चों, तो ये बन रहा है एसीटोफिनोन, जिसका है COCH3 प्लस HCl। आगे देखेंगे बच्चों कि विलियम संश्लेषण क्या है, तो सोडियम एथॉक्साइड की एल्किल हाइलाइड से क्रिया कराने पर ईथर बनता है। कितना आसान है बच्चों, कह रहे हैं कि जब सोडियम एथॉक्साइड की, अब जैसे आप सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र याद रहता है आपको, तो ये रिएक्शन बनाना बेहद ही आसान होता है। अगर एल्किल हाइलाइड से क्रिया कराने पर आपको ईथर प्राप्त होता है, ईथर का भी सूत्र याद है। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों की विलियम संश्लेषण कहते हैं। तो देखिए बच्चों, एथिल ब्रोमाइड का सूत्र है C2H5Br, सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र होता है NaOC2H5, और ईथर का होता है C2H5O, अब प्लस बनेगा NaBr। आगे बच्चों प्रश्न नंबर 7 है कि प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक
एमिनो की पहचान करने के हिंसबर्ग परीक्षण का वर्णन कीजिए। आपको बताना है कि हिंसबर्ग परीक्षण कैसे किया गया। तो देखिए बच्चों कि हिंसबर्ग परीक्षण द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन की पहचान। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसका सूत्र है बच्चों C6H5SO2Cl, को हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। इसकी सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन की पहचान की जाती है। तीनों अमीनों को अलग अलग प्रणाली में लेकर हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया कराने के बाद प्राप्त उत्पाद को KOH में घोला जाता है। करे बच्चों के तीनों अमीनों को क्या करेंगे, अलग अलग प्रणाली में लेंगे और हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया कराने के बाद क्या करेंगे, KOH में घोला जाता है। तो देखिए प्राथमिक एमीन से बना उत्पाद N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड KOH में घुल जाता है। क्या करता है, KOH में घुल जाता है। जबकि द्वितीयक एमीन से बना उत्पाद N डाई एल्किल बेंजील सल्फोनामाइड KOH में अविलेय रहता है। और तीसरा जो होता है बच्चों, तृतीयक एमीन कोई भी क्रिया नहीं करता है। तो देखिए हमने यहाँ पे तीनों को दिखाया गया है कि जो पहला है ये N एल्किल बना रहा है, जो क्या है, जल में घुल जाता है। और दूसरा है बच्चों जो N डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बना रहा है, जो क्या है, अविलेय है। और तीसरा करा भैया नो रिएक्शन, में कोई अभिक्रिया नहीं करूंगा। आगे देखेंगे कि प्राथमिक एमिनो का क्वथनांक तृतीयक एमिनो से अधिक क्यों होता है। तो इसका उत्तर है बच्चों कि प्राथमिक एमीन RNH2 प्रबल अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध के कारण अधिक क्वथनांक रखते हैं, जबकि तृतीयक एमीन हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाते हैं। अतः यही कारण है कि प्राथमिक एमिनो का क्वथनांक तृतीयक एमिनो से अधिक होता है। आगे बच्चों कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है कि डाई एजोटीकरण क्या है, दूसरा है कि कार्बिल एमीन अपक्रिया क्या है, तीसरा है गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण क्या है, चौथा हाफमैन ब्रोमीमाइड अपक्रिया क्या है। देखेंगे बच्चों डाई एजोटीकरण को। कह रहा है कि एरोमेटिक प्राथमिक एमीन की 0 से 5 सेंटीग्रेड ताप पर HNO2 या HCl प्लस NaNO2 से क्रिया होती है, जिसमें डाई एजोनियम लवण बनता है। और इस क्रिया में एमिनो समूह NH2 डाइजो समूह N2X द्वारा विस्थापित हो जाता है और इसी अभिक्रिया को बोलते हैं डाई एजोटीकरण। देखिए ये है एनिलीन, बेंजीन के ऊपर जुड़ा है NH2, इसी को बोलते हैं एनिलीन। ये HCl है NaNO2 के साथ, इसको परिस्थिति में क्रिया हो रहा है, 0 से 10.5 सेंटीग्रेड तक गर्म किया जा रहा है। तो ये देखिए बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बन रहा है और साथ में 2H2O बन रहा है बच्चों। आगे देखेंगे दूसरा है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है। तो बच्चों जब प्राथमिक एमीन यानी कि एलिफैटिक या एरोमेटिक एमीन को क्लोरोफॉर्म किसके साथ, क्लोरोफॉर्म या तथा एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है तो आइसोसाइनाइड बनता है। तो क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है, जिसकी तीव्र दुर्गंध आती है। और इस प्रकार की क्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। इसका सूत्र है बच्चों C2H5NH2 एथिल एमीन है, CH3 और +3 KOH के साथ इसकी क्रिया हो रहा है। तो ये बनना है एथिल आइसोसाइनाइड, जिसका सूत्र है C2H5NC +3 KCl +3H2O। दूसरा है बच्चों कैनिलीन है +CHCl3 +3 KOH के साथ क्रिया हो रहा है इसकी। तो देखिए बच्चों, तो ये बनना है फेनिल आइसोसाइनाइड +3 KCl +3H2O। आगे हम लोग देखेंगे बच्चों, आगे कि ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण। ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण शुद्ध प्राथमिक एमीन बनाने की एक उत्तम विधि है और इस विधि में थैलेमाइड की KOH से क्रिया कराने पर पोटेशियम थैलेमाइड बनता है, जिसकी एल्किल हाइलाइड से क्रिया कराने पर बच्चों N एल्किल थैलेमाइड बनता है। और N एल्किल थैलेमाइड का जल अपघटन कराने पर
प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों, ये थैलेमाइड का सूत्र है और ये KOH के साथ हो रहा है इस क्रिया, तो इसमें से जल बाहर निकल रहा है और उसके बाद बनना है पोटेशियम थैलेमाइड। फिर ये RH की उपस्थिति में क्रिया हो रहा है तो बनना है N-एल्किल थैलेमाइड। फिर पुनः इसका जल अपठन कराया जा रहा है बच्चों RNH2 के साथ, ये बनना है थैलिक अम्ल। इसके बाद से नेक्स्ट है बच्चों कि हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। जब किसी एमाइड यानी कि RCONH2 को ब्रोमीन जल और ब्रोमीन तथा क्षार NOH या कोएच के साथ गर्म किया करते हैं तो प्राथमिक एमीन RNH2 बनती है। इसे हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहते हैं और यह प्राथमिक एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है बच्चों। ये देखिए है C2H5CONH2, इसको बोलते हैं प्रोपेनेमाइड Br2 + 4KOH। ये बनेगा एथिल एमीन + 2H2 + K2CO3 + 2KCl। दूसरा है बच्चों बेंजामाइड का Br2 के साथ क्रिया हो रहा है 4KOH के साथ, तो यहाँ पे एनिलीन बनना है C2H5NH2 + K2CO3 + 2KBr + 2H2O। ये रिएक्शन होते हैं बच्चों। इसके बाद प्रश्न है कि एसेटल्डिहाइड का एपीसी नाम बताइए और एसेटल्डिहाइड की निम्न से क्रिया बताइए कि तनु NOH के साथ क्रिया होगा NaHCO3 के साथ, NH2 के साथ और HCN के साथ। इसको देखेंगे बच्चों। तो देखिए एसेटल्डिहाइड का एपीसी नाम होता है बच्चों एथेनल, और जब NaHCO3 के साथ क्रिया कराएंगे बच्चों तो बनेगा एसेटल्डिहाइड का सूत्र है NaHSO3 से क्रिया होगा बच्चों तो ये बनेगा एसेटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। अब दूसरा है, देखिए इसका सीक्वेंस आगे पीछे हो गया है। NaOH के साथ एडोल्ट बनता है, जैसे CH3CHO + HCH2CHO, ये बनेगा बच्चों एल्डोल्ड, इसका सूत्र है CH3CHO CH2CHO। तीसरा बच्चों NH2 के साथ क्रिया होगा तो क्या होगा, तो बच्चों ये बनेगा एसिटल्डिहाइड हाइड्रेजोन। और चौथा है बच्चों HCN के साथ क्रिया होगा, तो HCN के साथ क्रिया होगा तो बच्चों बनेगा एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रेन। आगे देखेंगे बच्चों हम लोग आगे बच्चों की क्या होता है, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो देखिए HCHO की NH3 से क्रिया होती है, तो देखिए HCHO को मेथनल कहा जाता है। जब मेथनल की अमोनिया से क्रिया होने पर यूरोट्रोपिन बनता है, और देखिए अभिक्रिया क्या होगी 6HCHO, इसको फॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं, + 4NH3, ये बनेगा यूरोट्रोपिन, जिसका सूत्र है CH2 6N4 + 6H2O। आगे देखेंगे बच्चों, कह रहा है कि मेथनल की सांद्र NOH के साथ क्रिया होती है। तो बच्चों मेथनल की सांद्र NOH के साथ क्रिया कराने पर इसमें केनिजारो अभिक्रिया होती है, जिसमें मेथनॉल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। तो ये देखिए बच्चों मेथनल है, मेथनल, और मेथनल की क्रिया हो रही है बच्चों NOH के साथ, तो ये बनना है मेथनॉल बन रहा है, मेथेनॉल, और ये बनना है बच्चों सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट बनना बच्चों, यही केनिजारो अभिक्रिया भी कहलाती है। आगे देखेंगे बच्चों, कह रहा है कि एसीटोन के साथ H2SO4 के साथ आसवन किया जाता है। जब एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ आसवन किया जाएगा प्यारे बच्चों, तो देखिए एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म या आसवन किया जाता है तो मेसिटिलीन बनती है। ये देखिए एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3, यहाँ पे 3 लिए हैं, 3CH3CO, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म कराया जा रहा है तो ये बनना है मेसिटिलीन। मेसिटिलीन का सूत्र ध्यान से देखिएगा, एक यहाँ CH3, एक यहाँ और यहाँ पे है, और साथ में 3 जल भी बन रहा है। आगे देखेंगे बच्चों कि बेंजल्डिहाइड का टॉलन अपकर्मक के साथ गर्म किया जाता है। देखिए बच्चों, जब बेंजल्डिहाइड को टॉलन अपकर्मक के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। क्या बनता है बच्चों, रजत दर्पण।
देखिए C6H5CHO बेंजोल्डिहाइड का सूत्र है, Ag2O के साथ क्रिया हो रहा है तो ये बेंजोइक अम्ल बनना है C2H5COOH, और यहाँ क्या बना है 2Ag बनना है, जिसको रजत दर्पण कहा गया है। आगे है बच्चों कि फार्मिक अम्ल को फेलिन विलयन के साथ गर्म किया जाता है। फार्मिक अम्ल को फेलिन विलयन के साथ गर्म करने पर बच्चों क्यूपरस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं फार्मिक अम्ल है, ये फेलिन विलयन है, CuOH का होल ट्वाइस, यहाँ पे CO2 प्राप्त हो रहा है, जल प्राप्त हो रहा है, ये CO2 का O बन रहा है, Cu2O, तो ये लाल अवक्षेप है प्यारे बच्चों। इसके बाद बच्चों आपके पास कुछ अभिक्रिया और बच गए हूँ इंपॉर्टेंट, कि संक्षिप्त पे लिखिए कि कैनिजारो अभिक्रिया क्या है, एल्डोल संघनन क्या है, क्रॉस एल्डोल संघनन क्या है, गाटर-मानकोक अभिक्रिया क्या है, हेल-फुलार-जेलेंस्की अभिक्रिया क्या है, इस सभी को भी हम लोग देखेंगे अभी। तो जिसमें से बच्चों कैनिजारो अभिक्रिया क्या है, देखिए ध्यान से कि जब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु को एल्डिहाइड को सांद्र NOH के साथ गर्म किया जाता है तो एल्डिहाइड के दो अणुओं में से एक एल्कोहल में अपचयित हो जाता है तथा दूसरा अणु औसा अम्ल में के सोडियम लवण में ऑक्सीकरण हो जाता है, और इसी प्रकार की क्रिया को कैनिजारो कहते हैं। मान लीजिए कोई लड़का है, कोई किस में जा रहा है, एक अल्कोहल के में जा रहा है, दूसरा सोडियम के लवण में जा रहा है। देखिए यहाँ पे रिएक्शन समझते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड है, NaOH के साथ क्रिया कर रहे हैं बच्चों, ये बन रहा है मेथनॉल बन रहा है और सोडियम फॉर्मेट बन रहा है। फिर देखिए बेंजल्डिहाइड है, NaOH के साथ क्रिया हो रहा है तो ये बेंजिल एल्कोहल बन रहा है और सोडियम बेंजोएट बन रहा है। तो आप वही परिभाषा में लिखा है कि एक एल्डिहाइड में जाएगा और एक सोडियम लवण में जाएगा। आगे देखिए एल्डोल संघनन, जब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले एल्डिहाइड तथा कीटोन तनु क्षार या दुर्बल क्षार से क्रिया करके एल्डोल बनाते हैं, और इस प्रकार की क्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। देखिए CH3CHO एसिटल्डिहाइड है प्लस H, ये भी देखिए CH3 ही है, बस इसको ऐसे आगे लिख दिया गया है, तो ये भी CH3CHO है, तनु NOH के साथ क्रिया हो रहा है बच्चों, तो ये एल्डोल बन रहा है, जिसका सूत्र है CH3CHOH CH2CHO। यहाँ पर देखिए एसीटोन दिखाया गया CH3CO CH3, तो ये एसीटोन के साथ फिर पुनः क्रिया कराई जा रही है BaOH के होल ट्वाइस में, ये बनना है बच्चों डाई एसीटोन एल्कोहल, जिसका सूत्र आप देख सकते हैं। आगे देखिए बच्चों की क्रॉस या मिश्रित एल्डोल संघनन क्या है, कि जब दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड या कीटोन या एक एल्डिहाइड या एक कीटोन के मध्य एल्डोल संघनन होता है तो उसे मिश्रित एल्डोल संघनन या क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। तो देखेंगे बच्चों, ये है प्रोपेनल और ये है एथेनल, इसकी क्रिया कराने में बच्चों बनेगा 3 हाइड्रॉक्सी पेंटेनल फर्स्ट। आगे देखेंगे बच्चों कि गाटर-मानकोक संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन को CO तथा HCl से क्रिया होती है, जिसमें से बेंजल्डिहाइड बनती है, और इस अभिक्रिया को गाटर-मानकोक संश्लेषण कहते हैं। जिसमें से देखिए बेंजीन है, C6H6 बेंजीन का सूत्र होता है बच्चों प्लस COHCl, निर्जल AlCl3 से उपस्थिति में कराएंगे तो बनेगा बेंजल्डिहाइड, जिसका सूत्र है C6H5CHO प्लस HCl। इसके बाद आखिरी रिएक्शन है बच्चों कि हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया HVZ, करेंगे बच्चों कि लाल पी की उपस्थिति में, लाल पी मैंने फास्फोरस, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्लोरीन या ब्रोमीन से क्रिया होती है तो अल्फा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं, और इसे हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए CH3COOH, ये लाल पी की उपस्थिति में हो रहा है। रिएक्शन को देखते जाएंगे ध्यानपूर्वक। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, देखिए CH2 हो गया है, फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ पे CH हो गया है, फिर एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या हो गया ClCl3 हो गया है, और हमेशा एक देखिए Cl जुड़ता भी जा रहा है। देखिए पहले एक Cl आया था, यहाँ पे 2 Cl हो गया, यहाँ पे 3 Cl हो गया है, और इस बात को CH तो हर जगह भी है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बच्चों तो याद हो जाएगा। ये मैं परीक्षा में ज़्यादा समय पुनः लेते हुए रिविजन करने का प्रयास किया हूँ, और आप अपनी मेहनत करिए, अपना पढ़ाई करते रहिए और अच्छा अंक लाइएगा। यदि मेरे मॉडल पेपर से प्रश्न मिलते हैं तो जरूर कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर आपके मॉडल पेपर से प्रश्न आए हैं। धन्यवाद।